पहले से उन कदमों की जान लेते तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते। फिराक गोरखपुरी, पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वो शायर, अध्यापक, समीक्षक, चिंतक, लेखक और बुद्धिजीवी थे। वो बेहतरीन वक्ता थे। उनका अध्ययन अत्यंत विस्तृत था। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का जन्म लक्ष्मी भवन गोरखपुर में हुआ था। अपने समय के प्रसिद्ध कवि और उर्दू के विद्वान गोरख प्रसाद इबरत के पुत्र फिराक साहब ने जो कुछ भी सीखा वो अपने पिता से सीखा। फिराक साहब गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में बनवार पाव गांव के मूल निवासी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा उस समय के रीति रिवाज के अनुसार उर्दू और फारसी में घर पर ही हुई थी। उसके बाद मॉडल स्कूल और मिशन स्कूल गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जुबली स्कूल में दाखिल हुए और वहीं 1913 में हाई स्कूल और तदोपरांत इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। वहां पर 1915 से 1918 तक वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। इस बीच वो शायरी शुरू कर चुके थे। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी बीच 19 जून 1914 को उनका विवाह अपने समय के मशहूर जमींदार बिंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुआ। स्नातक शिक्षा के पश्चात सन 1918 में फिराक साहब ने ICS अर्थात भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। लेकिन 1918 का वर्ष बड़ा ऐतिहासिक रहा। उस समय अंग्रेज पूरे भारत में मनमानी पर उतारू थे। महामना मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, फायज बनारसी, डॉक्टर भगवान दास, जयप्रकाश नारायण, रफी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता पूरे देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। भारतवासी महात्मा गांधी के आह्वान पर करो या मरो पर तुले थे। फिराक साहब के जीवन पर इन नेताओं के कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी। इलाहाबाद में रहने के कारण वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निकट आ गए थे। उनके साथ देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उस वक्त फिराक साहब उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त उर्दू कवि के रूप में सारे देश के सामने उभरे। उन्होंने कविता के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध आग उगलना शुरू कर दिया। यानी जो काम तलवार न कर सकी उस काम को फिराक की कविताएं कर रही थी। उनकी आग उगलती कविताएं अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गई थी। इसीलिए उन्होंने फिराक साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। युवा फिराक के सीने में भी देश के लिए कुछ कर दिखाने की लालसा थी। जेल में भी उन्होंने अपना रंग दिखाया। वहां भी देशभक्त कैदियों को अपने आग उगलने वाले गीतों को लिख कर दिए और जेल में जब उनके दिए हुए गीत को एक साथ सबने गाना शुरू कर दिया। फिराक साहब की शायरी में सामाजिक क्रांति का चिंतन बखूबी देखने को मिलता है। तन्हाई में किसे बुलाएं, ऐ दोस्त तुम दूर हो, किसके पास जाएं, ऐ दोस्त इस दौलत वक्त से तो दम घुटता है। दौलत वक्त से दम घुटता है। ये नकदे शब कहाँ भुनाए,
सर बसर कोई दास्तां, है अजीब आलम अंजुमन। तू है सर बसर कोई दास्तां, है अजीब आलम अंजुमन। ये निगाह नाज ज़बान ज़बान, ये सुकूत नाज सुगन सुगन। वाह वाह। इन शेरों को बुलंद आवाजों में सुनकर रात में अंग्रेज जेलर का सोना हराम हो गया। सजाएं बढ़ती रहीं, गीत गाने वालों की आवाजें और तेज होती गईं। अंत में तंग आकर अंग्रेजों ने फिराक साहब को जेल से रिहा कर दिया। फिराक साहब ने महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को साकार करते हुए खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद फिराक साहब ने शिक्षा के जगत में कुछ करने का निर्णय लिया। पहले लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में, फिर कानपुर में सनातन धर्म कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। सन 1923 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में वो प्रवक्ता बने और 1958 तक शिक्षण कार्य में लगे रहे। फिराक साहब अंग्रेजी के भाषाविद थे। वो जीवन पर्यंत विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ही पढ़ाते रहे। वो पुस्तकों और ज्ञान के रसिया थे। फिराक साहब अरबी नहीं जानते थे। फारसी का उनका ज्ञान भी यूं ही सादा रहा और यही हाल था उनका संस्कृत भाषा के लिए भी। लेकिन हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते थे और हिंदी में संस्कृत के महासाहित्य को जो भी अनुवाद हुए उनकी नजर से वो गुजरे थे। वैसे बचपन से ही फिराक साहब का मिजाज शायराना था। हजरत मोहानी के मुताबिक आशिकाना था। नतीजा ये हुआ कि उर्दू शायरी के चिंतन को उन्होंने माला माल कर दिया। शुरुआती दौर में अमीर मीनाई के शागिर्द वसीम खैराबादी से इस्लाह ली और लगभग 1940 तक उनकी शेरी परंपरा से प्रभावित रहे। जो शैली अमीर मीनाई के नाम से जानी जाती है, उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, हंसी से दूर अलग रह के ये बात आप लोगों को और मुझको खुद ताज्जुब में डाल देगा। मैं ही कह रहा हूं कि शायर को कुछ उससे मावरा होना चाहिए जो उसका कलाम है। हर बड़े शायर को अपनी शायरी से बड़ा होना चाहिए। बहुत सही बात है। बहुत अच्छी बात। तो मैं अपने गूंगेपन को, जिसको मूल्यों की खूबसूरत जबान में अज से बयान करता हूँ, मैं इसको कादिरुल कलामी से बेहतर चीज समझता हूँ। बड़ी चीज मिसाल के तौर पे शेर। हाँ, शेर दे दो। मुस्तनद बात। अब हम बयान नहीं कर सकते कि ये चेहरा कितना खूबसूरत है। उसको देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। कुछ ये मेरा मिसरा, बताइए कौन बयान था? उसको देखोगे तो कुछ ऐसे ये देखते ही रह जाओगे यारो। भूल गया हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब तो आपका सवाल टू द पॉइंट है कि अपने अशार से बने। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आखिर बड़ी चीज जिंदगी में कोई जरूर ऐसी है कि जिसने हजरत मोहम्मद से कोर्ट नहीं माल किया शेयर करने के लिए, क्राइस्ट को नहीं किया, बुद्धा को नहीं किया। तो आइडियल हमारे गालिब नहीं होंगे, मगर काम के लिए गालिब होंगे। शेर कहने के लिए, होने के लिए, हयात वजूद के लिए हमारे आइडियल मीर नहीं। अच्छा, मेरा आइडियल जो है वो पाए बगैर किसी आदर्श से ललचाना। यानी कि तशनगी जो हमारे तशनगी आपने ठीक कहा। अच्छा, अब देखिए, लेकिन अब आप लोग मार मार के मुझे शायर बनाए हुए हैं, तो सुनिए। ये तो आप मार मार के हकीम बनाते हैं जैसे। जी, अभी हर शय से होना है नुमाया शान इंसानी।
वाह अभी हर शय से होना है अभी हर शय से होना है नुमाया शान इंसानी शान इंसानी अभी हर चीज में महसूस होती है कमी अपनी अभी हर चीज में होना है नुमाया शान इंसानी। वाह इसी का मतलब समझ देता हूँ जैसा भी हो। इरशाद अवध भी अपनी परछाई अजल भी रोशनी अपनी अवध भी अपनी परछाई अजल भी रोशनी अपनी मोहब्बत को कमी क्या मौत अपनी जिंदगी अपनी क्या तो क्या मौत अपनी जिंदगी अपनी। एक बहुत नाजुक मसले पर गौर करना पड़ा कि किसी छोटे कम उम्र की लड़की को अगर कोई सीड्यूस कर ले तो हम लोग थोड़ी थोड़ी करते हैं। वही मैगडलिन मेरी मैगडलिन वाला किस्सा होता है। थ्रो दिस टू शेर सुनिए। कहीं दामन बाद सुबह भी आलूदा होता है कहीं दामाद बारिश भी आलूदा होता है कहीं दामन बाद सुबह भी आलूदा होता है बचा लेता है हुस्ने नर्म खूब जोशीदगी। दरअसल फिराक किसी स्कूल के शायर नहीं थे, वो अपने लहजे की तलाश में थे। अमीर के स्कूल में उन्होंने सिर्फ फन और शैली की कुछ खुली हुई राहें दिखाई थी, लेकिन वो खुद अपने निजी अध्ययन, शौक और अंग्रेजी साहित्य से विशेष लगाव के कारण उर्दू के अपने विचार को इस तरह व्यक्त करना चाहते थे कि उर्दू शायरी के मजमूए की महक अपनी शैली में सजो ले। फिराक की शायरी का आरंभ 1920 के आसपास हुआ था। गजलों, रुबाइयों और मुक्तक के संग संग नज्म लिखने का क्रम भी जारी रहा। शाम गम कुछ उस निगाह नाज की बातें करो। शाम गम कुछ उस निगाह नाज की बातें करो। बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। दरअसल ज़बान उर्दू को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिन असातिज़ा ने आसमान तक पहुंचाया है उनमें फराग साहब बिलखुसूस शामिल हैं। फराग साहब के लिए कहा जाता था वो असल में किसी से डरते नहीं थे, बात साफ किया करते थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद गए, यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा था और उन्होंने जाते ही पूछा कि फराग कहाँ हैं, तो फराग साहब नहीं आए हुए थे। लोगों ने कहा कि साहब आ रहे हैं, ये है वो है। थोड़ी देर बाद फिर नेहरू जी ने पूछा कि अरे भाई फराग नहीं आए, बुलवाओ उनको। तो फराग साहब को बुला के लाया गया। फराग साहब आके बैठ गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने ज़्यादा उनसे इसरार किया तो पता ये चला कि 10-10 रुपया टीचर्स का चंदा लगा था, और इसलिए लगा था कि उस ज़माने में यूनिवर्सिटी पैसे वैसे नहीं देती थी। वीआईपीज़ को अगर प्राइवेट तौर के ऊपर फेलिसिटेट किया जाता था तो वही चंदा उसमें इस्तेमाल हुआ करता था। फराग साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा और ना पैसा दूंगा। नतीजा ये हुआ कि वो नहीं आया, उन्होंने पैसा नहीं दिया।
जब बार बार पंडित जी ने ये सवाल किया तो लोगों ने मजबूर होकर के ये दास्तान बताई कि साहब ऐसा है। तो फराक साहब से उन्होंने पूछा कि भाई आपने मेरे लिए कोई चंदा नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलने के लिए मुझको चंदा देने की जरूरत पड़ेगी। तो फराक साहब उन लोगों में से थे। इसीलिए है कि फराक तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल है, किधर चला है मोहब्बत की चोट खाए हुए। इसी के साथ फराक ये भी कहते हैं कि हम अंजुमने नाज में कैसे, अब हम अंजुमने नाज में कैसे चले जाएं, कह दे कोई उनसे कि फराक आए हुए हैं। तो फराक का अपना ताल्लुक अपनी ज़बान से, अपने इलाके से, खुद इलाहाबाद से, जहाँ वो पढ़े भी, जहाँ उन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, जहाँ वो बंद भी हुए और जहाँ उन्होंने पढ़ाया भी, और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से अपने उन्होंने वहीं गुजारा था। फराक साहब अगर गोरखपुर में होते तो शायद लोग उनको इतना न जान पाते जितना फराक इलाहाबाद में रह के कर सके। नतीजा ये है कि आज भी फराक के नाम से गोरखपुर भी जाना जाता है, इलाहाबाद भी जाना जाता है और उर्दू शायरी भी जानी जाती है। प्रगतिशील विचार फिराक के मन की भावना के एक अंग थे। हालांकि उसके जादुई घेरे में आखिर में निकल आए थे, लेकिन ये जादुई वृत्त का कालांतर तक उनके चारों ओर घेरे की भांति लिपटा रहा। खुदा को अहले जहां जब बना चुके तो फिराक पुकार उठे कि खुदा ने हमें बनाया है। अर्ज करता हूँ, सैयाद रिंद का की जमीन है, खुली है कुंज कफस में मिली ज़बां सैयाद, मैं माजराए चमन क्या करूँ बयां से याद। अर्ज करता हूँ, उन्हीं के दिल हैं, उन्हीं के दिल हैं हरीफे अमीने, उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज आजादी। उन्हीं के हृदय उस राज को छिपाए हुए रखे हुए हैं दिल में जो आजादी का राज है। जो जानते हैं असीरी है एक फन से यार, जो जानते हैं असीरी है। रूप और प्रेम के प्रसंग तथा मिलन एवं वियोग के हाल के रूप में संसार में अपने व्यक्तित्व को समाविष्ट कर देना उनका आनंद के रूप में है। रूप के तेज एवं सौंदर्य को आकार देना इत्यादि ऐसे विषय हैं जो फिराक की आश्चर्यजनक शैली में ढलकर जब शेर बने तो उसमें विश्व की भांति और विचार में धड़कनें सुनाई देती हैं। फिराक ने ख्याली प्रेम से बचने की कोशिश की है। इसमें वो निडरता और साहस है कि बाह्य प्रेम को एक अच्छा विचार और सिद्धांत समझते हैं और बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं, कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तो तौफीक है गुनाह नहीं। फिराक साहब को कई सम्मान मिले, पद्म भूषण, गुले नगमा पर साहित्य अकादमी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए। 1965 में सोवियत रूस ने नेहरू पुरस्कार प्रदान किया। मैंने फिराक साहब को पहली बार ब्योर हॉस्टल में देखा था और उन दिनों अनिल स्वरूप हुआ करते थे लिटरेरी सेक्रेटरी। फिराक साहब बहुत बीमार थे, उनको वो गोदी में उठा के लाए थे, कुछ खास बोले बाले नहीं। फिर मैं उनके घर गया एक बार मिलने, तो वो ठीक हो चुके थे। बातचीतें डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी की हुई, बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम की हुई, वो गांधी जी के साथ भी रहे और पटेल और सी राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू और तमाम देश के नेता उनको मिले और वो उन्होंने कहा कि ही हैड दिस एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी ज़बान के जानते थे बहुत अच्छी तरह, यहाँ पढ़ाते भी थे इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी में, तो उनको बड़े एडवांटेजेस थे। फिर वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों थे, वो लौट के आए और सिविल सर्विसेज में भी बहुत सेलेक्ट हुए और क्रांतिकारी विचारों के होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए।
फिराक की रुबाइयां भारत की सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। फिराक के काव्य में नए, सच्चे, गहरे और स्थायी भाव के शेर बड़ी तादाद में मिलेंगे। जीवन के गतिशील मूल्यों को नए संदर्भों में पेश किया है। फिराक साहब ने प्रेम लीला के माध्यम से नई दुनियाओं की खोज की है, जो न गम की दुनिया है न खुशी की, बल्कि ज्ञान और अनुभूति की दुनिया है। शायरी की दुनिया में फिराक गोरखपुरी ने जो नाम पैदा किया है और जो शायरी उन्होंने दी है, वो उर्दू ज़बान और अदब का एक ख़जाना है। फिराक साहब ने गज़लें भी कहीं, नज़में भी कहीं और तनक़ीदें भी लिखी। उनका मजमूए कलाम गुल नगमा एक ऐसा मजमुआ है जिस पे ज्ञानपीठ ने उन्हें अवार्ड दिया, और हमारे उर्दू अदब के शायरी में वो एक ख़जाना है जिसे आने वाली नस्लें पढ़ेंगी और उससे फ़ायदा उठाती रहेंगी। फिराक साहब शायर तो थे ही, लेकिन एक दिलचस्प इंसान भी थे। मजाक करना उनका शौक़ था, किसी का मजाक उड़ाना भी उनका एक शौक़ था। एक बार हम लोगों से कहने लगे कि हमारे इलाहाबाद में एक कवित्री जी रहती हैं, उनका इशारा महादेवी वर्मा की तरफ था। तो वो शायरी में हम लोग जिस लफ्ज़ को बुलबुला बांधते हैं, तो वो हिंदी में बुदबुदा बांधती हैं। अरे उनके बुदबुदा से कहीं अच्छा तो हमारे गोरखपुर का बुल्ला है। ये फिराक साहब का जवाब था। फिराक गोरखपुरी की शायरी में उस मिट्टी की सौंधी खुशबू मिलती है जिसमें पलते बढ़ते हुए वो अपनी जिंदगी का सफर तय करते रहे। उनकी शायरी में मानव जीवन हंसता, चहकता, सिसकता, संघर्ष करता, सोच विचार करता और सत्य की खोज करता दिखाई पड़ता है। इसी का परिणाम है कि उनकी शायरी अलग स्वाद और स्वभाव रखती है। गोरखपुर की सरजमी पे जन्मे, अपने शेर व शायरी की दुनिया में नाम रोशन करने वाले फिराक गोरखपुरी ने गजल, नज्म और रुबाई तीनों विधाओं में काफी कुछ कहा है। उनकी शायरी में भाषा का ऐसा लुत्फ है जो दूसरे शायरों में कम मिलता है। फिराक की शेर व शायरी में अतीत की गूंज और वर्तमान की बेचैनी है, जिसमें भारत की आत्मा धड़क रही है। उनकी शायरी में हिंदुस्तान की संस्कृति और मिट्टी रच बस गई है। पहले से उन कदमों की याद जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की याद जान लेते हैं। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट
जान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है। निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वो पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में। तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में। तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में। हमें से में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। हमें से में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर। कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। जान लेते हैं। जान लेते हैं।